एपिलेप्सी मतलब फिट्स, झटके की बीमारी। ये बच्चों में बहुत कॉमन बीमारी है और इसके बारे में पेशेंट एजुकेशन के बारे में हमने ये सीडी तैयार की है, जिससे आपको इस बीमारी के बारे में क्यों होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, घर में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, दवा कब तक लेना चाहिए, जो भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी सीडी द्वारा आपको पेश कर रहे हैं। एपिलेप्सी मतलब झटके की बीमारी, फिट्स, ये बच्चों में बहुत कॉमन बीमारी है। इसके बारे में हर मम्मी पापा को बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जिन बच्चों को बीमारी होती है, इस प्रश्नों का जवाब वो चाहते हैं डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टर बहुत बिजी होते हैं और उनको मन जैसा प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है। हम इस सीडी द्वारा आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप बच्चे की अच्छी ट्रीटमेंट कर सके, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सके और आगे चल के आपका बच्चा इस बीमारी से बाहर आ सके। इस सीडी द्वारा हम ये प्रेजेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीमारी बहुत कॉमन है। दुनिया में हर 60 बच्चे में से एक बच्चे को ये बीमारी होती है और इसमें सबसे ज्यादा फिब्राइल सीजर, बुखार में जो आने वाले झटके हैं, वो सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। अगर दुनिया में 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 4 बच्चों को ये बीमारी होती है। ज्यादातर ये बीमारी फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव थी, जैसे अगर बच्चे को झटके है तो उसके मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी के घर में से भी किसी को ये बीमारी हो सकती है और ज्यादातर ये लड़कों में ज्यादा कॉमन होती है लड़कियों से। तो इस बीमारी के बारे में आगे हम और आपको डिटेल बताएंगे। झटके 5 प्रकार के होते हैं, जैसे पूरी बॉडी शेक करती है या पूरी बॉडी जैसा स्टिफ हो जाती है। दूसरे प्रकार के झटके में एक बॉडी का हिस्सा शेक करता है, एक बॉडी का हिस्सा स्टिफ हो जाता है। तीसरे में अचानक ऐसे जर्की मूवमेंट आती है कि अचानक बच्चा ऐसा गिर जाता है। चौथे में बच्चा एकदम बेहोश जैसा हो जाता है, जैसे आप उससे बात करने की कोशिश कर रहे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आपको देख रहा है, लेकिन वो ना बात करता है और बाद में भी उसे ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो चुका है। और 5वां प्रकार का झटका, अचानक बच्चा गिर जाता है और सडनली गिर के सर पे मार लगने का डर लगता है। इस प्रकार के 5 प्रकार के झटके होते हैं, लेकिन हमारे देश में झटके की बीमारी मतलब जब पूरा शरीर हिल रहा है तो इसको झटके की बीमारी बोलते हैं। लेकिन ये भी झटके होते हैं और अगर इस तरह के झटके आपके बच्चे में है तो आपने डॉक्टर की दवा लेना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं, एक ही हाथ हिला तो झटका नहीं है ऐसा कहकर दवा नहीं लेते। माँ बाप का प्रश्न होता है कि हमारे बच्चे को झटके की बीमारी क्यों आ रही है। इस प्रश्न का उत्तर के लिए डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जो हम आपको आगे की स्लाइड में बताएंगे। लेकिन हम यहाँ सभी से कहना चाहते हैं कि 50% केसेस में, ऑलमोस्ट 50% केसेस में सभी टेस्ट करने के बाद भी झटके का कोई कारण नहीं मिलता है। फिर भी हम सभी पेशेंट से यहाँ कहेंगे कि आप दवा ना बंद करें। अगर आपका डॉक्टर कहता है कि आप दवा चालू रखिए तो आपको चालू रखना है। और बच्चा 50% केसेस में बीमारी का कारण पता चलता है, जैसे बच्चा अगर जल्दी पैदा हुआ है, बच्चा पैदा होते वक्त रोया नहीं है, बच्चे को एनआईसीयू में रखे, या बच्चा वेंटिलेटर पे था, या बच्चे को कैल्शियम की कमी हो गई है, या बच्चे को शुगर की कमी हो गई है, या बच्चे को दिमाग में इन्फेक्शन फैल गया। इस तरह के बहुत सारे कारण होते हैं और ये 50% केसेस में कारण होते हैं। और बाकी के 50% में कोई कारण नहीं रहते हुए भी झटके आते हैं। इसके लिए ना माँ बाप दोषी होते हैं ना भगवान दोषी होते। बस हम यहाँ कहना चाहेंगे कि आप दवा कंटिन्यू कीजिए अगर आपका डॉक्टर आपसे कहता है तो। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर ठीक है, हमारे बच्चों को झटके की बीमारी है और क्या टेस्ट करना चाहिए। हम यहाँ कहना चाहेंगे कि बच्चे की उम्र, बच्चे को कौन से टाइप का झटका आया, उसी पर सब प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं, कुछ यूरिन टेस्ट भी हो सकते हैं, कभी कभी हमें सीटी स्कैन या एमआरआई भी करना पड़ता है। ईईजी टेस्ट एक बहुत जरूरी टेस्ट होता है और जहाँ तक हो सके अगर बच्चे को झटके की बीमारी है और उसको फिब्राइल सीजर नहीं है तो आपको वो टेस्ट करना चाहिए। कभी कभी बच्चे को बचपन से झटके होते हैं तो ऐसे केसेस में हमें जेनेटिक स्टडी भी करना पड़ता है। फिर भी यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि अगर डॉक्टर कह रहा है तो ही टेस्ट कीजिए, ना तो मत कीजिए। मम्मी पापा का अगला प्रश्न होता है, डॉक्टर साहब ठीक है हमारे बच्चों को बीमारी है, आप दवा भी चालू किए, और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं, एक मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल, जो हम आपको आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो मम्मी पापा का अगला प्रश्न होता है, सर हमारे बच्चे को मेडिकल प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं। अगर आपके बच्चे को बचपन में न्यूबॉर्न पीरियड में या 1 साल के पहले झटके आते हैं तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट हैम्पर हो सकता है, कभी कभी ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो जाता है और कभी कभी ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। जैसे बच्चों को आगे मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पाल्सी, एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसीज, इस बीमारी में बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत पुअर होता है। ऑटिज्म भी हो सकता है। इस बीमारी में बच्चा किसी से मिलना नहीं चाहता, वो अकेला खेलना चाहता है
और उसका स्पीच भी हैम्पर होता है। आगे चल के बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी भी आ सकती है। तो इस तरह के मेडिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए अगर आपके बच्चे को झटके की बीमारी है और रिपीटेडली झटके आ रहे हैं, तो आपको उसके ब्रेन डेवलपमेंट की स्टडी भी डॉक्टर के द्वारा करना चाहिए। और जब जब आप डॉक्टर के पास जाए तो उनको बताना चाहिए कि आपके बच्चे के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, और आप डॉक्टर से पूछना भी चाहिए कि सर हमारे बच्चे का ब्रेन अभी बराबर चल रहा है, बराबर डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न होता है मम्मी पापा का, सर हमारे बच्चे को नॉन मेडिकल प्रॉब्लम कैसे आते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में स्टिग्मा। अगर कोई बच्चे को झटके की बीमारी है तो उसे गरीब बोल के देखा जाता है। इस तरह का स्टिग्मा हमें नहीं देना चाहिए। हम सभी मेंबर्स से, फैमिली मेंबर्स से विनती करेंगे कि आप बच्चे को दया या गरीब मत बताइए, उसको स्ट्रांग बनाइए और उससे कहिए नहीं बेटा आप स्ट्रांग है और आप नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो सकते हैं, जैसे बच्चे को नींद नहीं आ रही है, बच्चा जल्दी गुस्से में आ सकता है, बच्चा बहुत शांत हो जाता है और कहीं किसी से मिलना नहीं चाहता। ये इसलिए होता है, मेन कारण स्टिग्मा ही। तीसरा लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे पढ़ाई लिखाई में वो पीछे जा सकता है, खेल और एक्टिविटी में भी पीछे जा सकता है। यहाँ पे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चौथा, पर्सनल सेफ्टी भी होती है, क्योंकि बच्चे अचानक झटके मार सकते हैं। तो ऐसे बच्चे अचानक कहीं गिर के उनको मार लगने का डर रहता है और ये सेफ्टी प्रॉब्लम भी बच्चों में देखी जाती है। और कुछ कुछ बच्चे झटके की वजह से अति लाड में आ जाते हैं। जैसे बच्चे को बड़ी बीमारी है तो मम्मी पापा या दादा दादी या फैमिली के बाकी मेंबर्स उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इस वजह से बच्चा जिद्दी हो जाता है, स्टबर्न हो जाता है। मम्मी पापा का अगला प्रश्न होता है, सर हमारे बच्चे को अचानक झटके आती है, आपने तो समझा दिया, लेकिन किसी कारणवश झटके आने का डर रहता है क्या। जी हाँ, डेफिनेटली रहता है और हम उसे ट्रिगर्स कहते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है फीवर। बुखार में बच्चों को झटका आने का हरदम डर रहता है। जब सर पे मार लगने से भी बच्चों को, जिसको झटके की बीमारी है, उनको वापस से जल्दी झटका आने का डर होता है। अगर नींद अच्छे से नहीं हो रही है बच्चे को तो भी बच्चे को झटका आने का डर रहता है। अगर बच्चा अच्छे से खाना नहीं खा रहा तो उसका ब्लड शुगर कम होने से भी बच्चे को झटका आने का डर रहता है। अगर बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब है, घर में डिस्टर्बेंस बहुत है, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस से भी बच्चों को झटके आने का डर रहता है। हम इसे ट्रिगर्स कहते हैं और इसे कैसा बचाव किया जाए हम आगे की स्लाइड में आपसे डिस्कस करेंगे। और आगे पूछते हैं हमसे प्रश्न मम्मी पापा कि सर और किसी कारण से झटके आ सकते क्या। नहीं, इसके अलावा और कोई भी कारण से झटके नहीं आते, लेकिन हम यहाँ पे ऑरा, इसके बारे में समझाना चाहते सभी मम्मी पापा को। ऑरा मतलब एक परसेप्शन होता है। जिसको झटके की बीमारी है उसे परसेप्शन आता है कि उसे झटका आने वाला है। झटके आने के 10 मिनट कभी 15 मिनट पहले उसे फील होता है कि अब मुझे झटका आने वाला है। इस तरह के ऑरा से बड़े बच्चे आपको बता सकते हैं। तो ऑरा कैसा होता है, जैसे बच्चों में हेडेक होता है, उनको कुछ अलग प्रकार की स्मेल आती है, जैसे उनको लगता है कि कोई गंदी या अच्छी स्मेल आ रही है, या उनके कानों में आवाज़ आती है, या उनका टेस्ट बदल जाता है। और उनसे एक दो बार होने के बाद अगली बार वो पिकअप कर सकते हैं, हाँ मुझे वापस से उसी प्रकार का स्मेल है या उसी प्रकार का साउंड है और अब झटका आने वाला है। कभी कभी मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्टर्ब दिखते हैं और ये पिकअप मम्मी पापा या घर के अदर मेंबर्स उसको पिकअप कर सकते हैं। कभी कभी उनके विचार बहुत भयानक हो जाते हैं, जैसे वो हवा में उड़ रहे हैं या एरोप्लेन से उड़ी मारे, इस तरह के विचार आते हैं। जब बच्चा अगर इस तरह की बात कर रहा है तो झटका आया है, तो अगली बार वापस अगर वो इस तरह से बात कर रहा है तो उसको झटका आने का डर रहता है। स्ट्रेंज फीलिंग होती है, जैसे उनको लगता है कि मेरे शरीर में कोई दम नहीं है या कुछ अलग प्रकार की तकलीफ हो रही है, अलग प्रकार की खुशी हो रही है, और इसके बाद अगर उसको झटका आता है तो अगली बार वापस ऐसी फीलिंग आई तो झटके आने का डर रहेगा। कभी कभी नमनेस होता है, जैसे हाथों में मूंगी आने लग जाती है और जैसे मूंगी आने के बाद फिर झटका आ जाता है, फिर अगली बार अगर उसको मूंगी आई तो झटका आने का डर रहेगा। कभी कभी बच्चे बहुत डर जाते हैं, ऐसा पसीना आता है और जाके मम्मी पापा के गोद में चिपक जाते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जैसे कोई भूत आ रहा है या कोई जानवर उसको खाने आ रहा है। इस तरह के फियर या एंजाइटी आने के बाद अगर झटका आता है और अगली बार फिर से फियर या एंजाइटी आ रहा है तो झटका आने का डर रहता है। कभी कभी सिर्फ वोमिटिंग फीलिंग्स होती है, नौसिया होता है, उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग सेंसेशन होते हैं, अगर ये भी एक प्रकार का ऑरा है। ये सभी प्रकार के ऑरा समझने के बाद हम आगे बच्चों का केयर अच्छा कर पाएंगे और ये मैं आगे की स्लाइड में आपको समझाऊंगा। फिर मम्मी पापा का प्रश्न होता है, सर इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसकी ट्रीटमेंट दो प्रकार से होती है। एक, जब बच्चे को झटका आ रहा है तब क्या करना चाहिए, और वो घर पे ही होता है जनरली। अगर हॉस्पिटल में है तो आपको कुछ करना नहीं है, वो तो डॉक्टर ही करेंगे, लेकिन घर पे क्या करना चाहिए हम आगे के स्लाइड में आपको बताएंगे। और दूसरी ट्रीटमेंट होती है लॉन्ग टर्म। अगर आपका डॉक्टर कहता है कि आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना है तो आप डॉक्टर की बात मानना चाहिए, और उसके बारे में आपको आगे की स्लाइड में बताएंगे। बच्चे को अगर झटके आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले घबराइए मत, पैनिक मत कीजिए।
उसके बाद अगर बच्चे को झटके के मूवमेंट चालू है तो उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। इससे ना झटके रुकने वाले हैं, ना आपका फायदा होने वाला है। इसके बाद बच्चे को इंजरी नहीं हुई, इसका आप केयर कीजिए, इसलिए बच्चे को लिटा दीजिए। उसके बाद बच्चे को हॉस्पिटल या कहीं शिफ्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर झटके 10 मिनट में रुक जाते हैं। बच्चों को बहुत सारे लोग चप्पल सुंघाने की कोशिश करते, कांधा सुंघाने की कोशिश करते, ऐसी चीज़ों से कभी फायदा नहीं होता है। इसलिए इसमें आपका अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। कभी कभी बच्चों का दांत कड़क बैठ जाते तो उसको ओपन करने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी कुछ लोग जबान को कट जाएंगी इस डर से बच्चे के मुंह में कोई चमचा डालने की कोशिश करते हैं, तो ये मत डालिए, क्योंकि इससे बच्चे के दांत टूटने का डर रहता है। अगर दांत टूट गया और उसके सांस के नली में जाके रुक गई तो उसके बच्चे की जान जाने का भी खतरा होता है। कभी कभी बच्चे झटके खत्म होने के बाद कुछ पेरेंट्स इमीडिएटली कोई दवा देना चाहते हैं। मैं यहाँ सभी पेरेंट्स से कहूँगा कि दवा मत दीजिए, रुकिए। अगर आपका बच्चा होश में आ गया, अगर वो खुद दवा लेने की परिस्थिति में है तो ही दवा दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। इसलिए झटके में आते वक्त ये सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, जिससे बच्चे की ट्रीटमेंट आगे अच्छे से हो सके। और क्या करना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मन शांत रखिए। यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि 10-12 लोगों की जरूरत नहीं होती। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे को झटके आए तो बहुत सारे लोग आजू बाजू जमा हो जाते। मत कीजिए, 1 या 2 इंसान ही उसके आजू बाजू रहना चाहिए। बच्चा सांस ले रहा है, इसकी श्योरिटी रखिए। बच्चे की सांस चल रही है, इस पर ध्यान दीजिए। अगर उसके गले के आसपास कोई नेकलेस है या कोई टाइट कपड़े है तो उसको लूज कीजिए, ताकि बच्चा सांस आराम से ले सके। बच्चे को अगर तेज बुखार है इस झटके के टाइम पे तो बच्चे के पूरे आंख पे कपड़ा डाल दीजिए पानी का, जिससे उसकी बुखार उतरने में मदद हो सके। और बच्चे का झटके रुके तक वहां पे रुकी रहिए, क्योंकि जैसे मैंने पिछले स्लाइड में कहा कि मैक्सिमम झटके 10 मिनट में अपने आप ही रुक जाते। तो वहां रुकिए और झटके रुकने के बाद बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाइए। अगर हम इस तरह से करेंगे तो बच्चे का नुकसान नहीं होगा और आगे ट्रीटमेंट में आसानी जाएगी। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं, सर बच्चे को झटके आ रहे और आपने हॉस्पिटल में दवा दी तो झटके रुक गए, हम ऐसी दवा घर पे दे सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे को झटके की बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से कहिए कि हमें ऐसी कोई दवा दीजिए जिससे हम उसको घर पे दे सके और झटके इमीडिएटली रुक सके। इससे हम कहते हैं इंट्रानेजल मिडाजोलम। ये इंजेक्शन नाक में हमें देना होता है। अगर आपका डॉक्टर वजन के हिसाब से आपको डोज बता देता है तो आप घर पे दे सकते हैं। तो ये स्प्रे कैसा यूज करना चाहिए, ये बहुत आसान है। सबसे पहले बच्चे को लिटा दीजिए सर पीछे करके और इंजेक्शन को शेक कीजिए। ऐसा जोर की शेक करना चाहिए, इसको हम कहते हैं प्राइमिंग। और एक डोज हवा में मारिए, देखिए कि वो इंजेक्शन बाहर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर इंजेक्शन बाहर आ रहा है तो एक नाक में आप फॉर्मली उसको प्रेस कीजिए ताकि दवा उसके नाक में जा सके। अगर डॉक्टर साहब ने आपके कहा कि आपको 4 बार प्रेस करना है तो 2 इस नाक में और 2 उस नाक में ऐसा आपको प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद जनरली आप देखेंगे कि बच्चे के झटके रुक जाते हैं। अभी तक हमने ट्रीटमेंट घर में कैसा करना चाहिए ये कहा, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट बच्चे को लगती है। अगर आपका डॉक्टर आपसे कहता है कि आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना है तो आपको लेना चाहिए। जो भी आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है आप उसको प्लीज फॉलो कीजिए। ये बीमारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कुछ पेशेंट कंप्लायंस नहीं रखते, मतलब दवा 3 या 4 महीने ले लेते और इस बीच में बच्चे को अगर झटके नहीं आए तो बगैर डॉक्टर की परमिशन से, बगैर डॉक्टर को बताए वो दवा बंद कर देते और इससे बड़ा झटका आकर आगे और बड़ी परेशानी में आपका बच्चा आ सकता है। अगर बच्चे को झटके आ रहे हैं दवा के साथ भी, दवा देने के बाद भी अगर झटके आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कभी कभी वो दवा का डोज भी बढ़ाना पड़ सकता है और कभी कभी नई दवा भी चालू करना पड़ सकता है। ये कभी कभी दवा बदल के भी डॉक्टर आपका दे सकता है। अगर आपके बच्चे को कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे हम आपको आगे के स्लाइड में बताएंगे, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और जब भी झटके आ रहे हैं ये आपका कर्तव्य है कि आप उसकी डेट और टाइम पेपर पे मेंटेन कीजिए, ताकि आपका डॉक्टर आपको अच्छे से ट्रीटमेंट दे सके। जनरली झटके की दवा काफ़ी लंबा देना होता है, जनरली 2 साल या उससे भी ज़्यादा हमें बच्चों को देना पड़ता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। कुछ पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि ये दवा के साइड इफेक्ट होते हैं क्या? यस, हर दवा के साइड इफेक्ट होते हैं, सिर्फ एंटीबायोटिक के ड्रग की नहीं। कोई भी बीमार की जो भी एलोपैथिक दवा है या और भी कोई फैकल्टी की दवा है तो उसके साइड इफेक्ट होने का डर रहता है। कभी कभी पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं। मैं यहाँ आपको इस स्लाइड में नहीं बता सकता, क्योंकि हर ड्रग के साइड इफेक्ट अलग अलग होते हैं। लेकिन कॉमन साइड इफेक्ट जो हमें देखे जाती है, स्किन रैश आते हैं, जैसे स्किन पे बहुत सारे फोड़े आ जाते हैं। बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी झटके की दवा से लीवर पे प्रॉब्लम आने का डर रहता है। अगर आपका बच्चा उल्टी कर रहा है या पेशाब पीली कर रहा है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। कुछ बच्चे बहुत थकावट महसूस करते हैं दवा से या बहुत ज़्यादा सोते हैं।
अगर आपको इस तरह के साइड इफेक्ट दिख रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। कुछ कुछ बच्चे चल नहीं पा सकते, चलते चलते वो गिर जाते, अगर इसको हम अनस्टेडीनेस कहते हैं, अगर आपके बच्चे में दिख रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कुछ कुछ दवा से बच्चों को कंटिन्यू वोमिटिंग होती है, कुछ बच्चों का हेयर लॉस होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर दवा के साइड इफेक्ट अलग होते हैं, इसलिए आप अपने डॉक्टर को जब भी कोई दवा दे रहे हैं तो उनके साइड इफेक्ट पूछ लीजिए और एक कागज पे लिख के लीजिए। कभी कभी ड्रग रिएक्शन आता है, साइड इफेक्ट हो जाते हैं, तो क्या इसके लिए डॉक्टर जवाबदार है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डॉक्टर को ये दवा और भी 200 पेशेंट, हजारों पेशेंट को दे रहा है। कुछ बच्चों को रिएक्शन आता है और कुछ बच्चों को नहीं आता है, लेकिन डॉक्टर को कैसा पता चलेगा कि कौन से बच्चे को कैसा रिएक्शन आएगा? अगर आपके बच्चे को कोई साइड इफेक्ट होते हैं या रिएक्शन आता है, इसके लिए डॉक्टर जवाबदार कभी नहीं होता। पेरेंट्स और भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, अगर हमारे बच्चे को साइड इफेक्ट है तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपल सा उत्तर है, आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए और उससे कंसल्ट कीजिए। कुछ पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि जैसे बुखार हुई, सर्दी खांसी हुई, तो झटके की बीमारी की दवा बंद करना चाहिए क्या? हम यहाँ सभी से कहेंगे, कौन सी भी कितनी भी बीमारी हो, झटके की दवा आप कभी बंद नहीं करना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स टॉनिक भी देते हैं और देना भी पड़ता है। हम यहाँ पे कहेंगे कि आप अपने टॉनिक्स बंद कर दीजिए, लेकिन झटके की दवा कंटिन्यू कीजिए। कुछ पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर बच्चे को घड़ी घड़ी झटके आ रहे हैं, क्या हम दवा का डोज बढ़ा दें क्या मन से? मैं यहाँ कहना चाहूँगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। डोज बढ़ाने का हक पूरा डॉक्टर का है, उसे समझता है कि कब बढ़ाना चाहिए और कब नहीं बढ़ाना चाहिए, इसलिए मन से डोज बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं, सर आपने तो दवा चालू कर दी, हमें कितने दिन देना चाहिए? ये प्रश्न का उत्तर ऐसा होता है कि आपके बच्चे को कुछ टाइप की झटके की बीमारी है, क्या कारण है, उस वजह से हम उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। जनरली 2 साल तक ट्रीटमेंट देना होता है। मतलब अगर आपके बच्चे को आखिरी झटका अभी आया तो 2000 जनवरी 2017 में आया तो जनवरी 2019 तक आपको दवा देना है। आखिरी झटके से जनरली हम 2 साल तक दवा देते हैं। और दूसरा, बच्चे पेरेंट्स पूछते हैं कि हाँ ये बीमारी का क्यूरेबल है, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम इपिलेप्सी की बीमारी क्यूरेबल है और अच्छी ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट और आप ड्रग कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो बच्चों का जनरली ये बीमारी से बाहर आ जाता है। हमें और क्या करना चाहिए जिससे बच्चे को झटके नहीं आए? तो इसका प्रश्न का उत्तर है, हमें ट्रिगर से प्रिवेंट करना चाहिए। जैसे अगर बच्चे को बुखार आता है तो उसका इमीडिएटली घर पे ट्रीटमेंट करना चाहिए डॉक्टर के पास जाने के पहले। जनरली बुखार आने के बहुत सारे कारण होते हैं, मेन कारण इंडिया में 3 होते हैं। जैसे पानी, तो बच्चों को हरदम अच्छा और साफ पानी पिलाइए। दूसरा कारण होता है मच्छर, तो घर में मच्छर से बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कीजिए। और तीसरा कारण होता है हवा से फैलने वाली बीमारी, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन घर के और किसी मेंबर को सर्दी खांसी बुखार है तो ऐसे बच्चों को हमें उससे दूर रखना चाहिए ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो सके। अगर हम बच्चे को बुखार नहीं आने देंगे तो बच्चे को जनरली झटके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बुखार आने के बाद बच्चों का कैसा केयर करना चाहिए हम आपको आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। दूसरा कारण होता है मारने से, सर पे मारने से। इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स खुशी खुशी में बच्चे को प्यार से सर पे मार देते। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को जिनको झटके की बीमारी है उनके सर पे मत मारिए। बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स प्रेशर करते हैं और बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब भी होते हैं और बहुत सारे बार बच्चे रात को बराबर नहीं सो पाते। अगर आपके बच्चे को नींद अच्छी नहीं मिल रही है या इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो बच्चे को झटके आने का डर रहता है। बहुत सारे बच्चे आजकल के टीवी गेम्स, कंप्यूटर गेम्स या टीवी के पीछे बहुत ज़्यादा रखते हैं। इससे फ्लैशिंग ऑफ लाइट आंखों में होती है और ये भी एक ट्रिगर जैसा काम करने के चांसेस होते हैं। इसलिए बच्चों को ट्रिगर से बचने के लिए कंप्यूटर गेम्स या वीडियो गेम्स से बचाना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे खाना नहीं खाते बराबर। हम यहाँ कहना चाहेंगे कि बच्चे को 4 टाइम रेगुलर खाना खिलाइए ताकि उसका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे और झटके आने के चांसेस कम हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, डेंजरस गेम से बच्चे को बचाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अचानक कभी भी झटके आ सकते हैं। तो डेंजरस गेम जैसे आउटडोर गेम्स जहाँ पे बच्चे को लगने का डर होता है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इस तरह के गेम्स उसको अवॉइड करना चाहिए। स्विमिंग भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पानी में खेलते खेलते, स्विमिंग करते करते अचानक झटके आकर बच्चे की जान जाने का डर रहता है। तो डेंजरस गेम अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बच्चे को घर कॉलोनी में क्रिकेट भी खेलने दे सकते, जहाँ पे बड़े बड़े बैट या कॉर्क बॉल नहीं वापरे जाते, या बच्चों को थोड़ा बहुत बैडमिंटन, टेबल टेनिस जहाँ पे मार लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इस तरह के गेम बच्चों को encourage करना चाहिए। तो सबसे बड़ा कारण होता है बुखार। तो बुखार आ सकती है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपसे कहा, बुखार नहीं आने के लिए क्या करना चाहिए। फिर भी अगर आपके बच्चे को बुखार आ जाती है तो घबराइए मत, डॉक्टर के पास भागने की कोशिश मत कीजिए। पहले बुखार को घर पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बच्चे को रास्ते में भी झटके आ सकते, डॉक्टर के कैबिन में भी झटके आ सकते। इसलिए पहले बुखार घर पे कंट्रोल कीजिए और उसके बाद डॉक्टर से जाइए। बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं, सर आपने बुखार की दवा दे दी
और बुखार उतर गई इसलिए हम नहीं आए। ये बुखार हम यहाँ पे कहना चाहेंगे सभी पेरेंट्स से, ये बुखार सिर्फ टेम्परेरी उतरी है, फिर 2 या 4 घंटे बाद आपके बच्चे को फिर से बुखार आ सकता है। इसलिए घर पे बुखार उतरने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो बुखार आने के बाद क्या करना चाहिए? सबसे पहले बच्चे के पैरासीटामोल डोज देना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से बुखार की पैरासीटामोल दवा लिखा के ले सकते हैं और डोज भी लिखा के ले सकते हैं। अगर जैसे बुखार आई तो आप बच्चे को पैरासीटामोल दवा पिलाइए, उसको सब कपड़े कम कीजिए। बहुत सारे इंडिया में बुखार आने के बाद हम ज़्यादा स्वेटर पहनाते या कंबल उड़ाते। आपको अगर आपका घर में दूध गर्म है और उसको ठंडा करना चाहिए तो आप क्या करेंगे? पानी में रखेंगे या कंबल के नीचे रखेंगे? जी हाँ, ऑब्वियस अंतर है, पानी में रखना है। तो उसी तरह अगर आपका बच्चा गर्म हो जाता है, बुखार आ जाती है, तो उसको कंबल या स्वेटर मत पहनाइए। इनफैक्ट उसके पूरे कपड़े खोलिए और सर से लेके पाँव तक उसको पोंछ के निकालिए। अगर आधे घंटे करते करते अगर आपके बच्चे का बुखार उतर जाता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन आधी घंटा होने के बाद भी अगर बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा है तो दूसरा मेडिसिन बुखार का, मेफेनिक एसिड, ये भी आप अपने डॉक्टर से लिखा के लीजिए और वो दवा आप उसको दे दीजिए। और उसके बाद भी पानी के पट्टियाँ सर से लेके पैर तक पूरे आंख को पोंछते निकालिए जब तक उसका बुखार नहीं उतरता। और बुखार उतरने के बाद आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। क्या ऐसी कोई मेडिसिन होती है जिससे बुखार में झटके आने के चांसेस कम होते हैं? जी हाँ, ऐसी मेडिसिन होती है। आप अपने डॉक्टर से लिखा लीजिए और उसका डोज भी लिखा दीजिए। और जैसे मैंने कहा, बुखार आने के बाद सबसे पहले पैरासीटामोल दीजिए। उसी वक्त अगर बच्चा लेने के इस परिस्थिति में तो उसको वो झटके की गोली भी साथ में दे दीजिए। और बाकी के स्टेप्स मैंने जैसे पिछले स्लाइड में आपसे कहा वो कंटिन्यू कीजिए। कुछ पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर हमारे बच्चे को बुखार आ गई, तो आप जैसे कहते हैं कि बुखार की दवा पैरासीटामोल आप 4-4 घंटे से दे सकते हैं, तो क्या हमारे बच्चे को बुखार नहीं रहते हुए हम 4-4 घंटे से दे ताकि हमारे बच्चे को झटके ना आ सके? तो मैं यहाँ सभी पेरेंट्स से कहूँगा बिल्कुल ये गलत है। एक्चुअली बुखार की दवा बुखार आने के बाद ही देना चाहिए। जैसे हर दवा के साइड इफेक्ट होते हैं, उसी तरह पैरासीटामोल के बहुत कम साइड इफेक्ट होते लेकिन होते। इसलिए हम सभी पेरेंट्स से कहेंगे अगर आपके बच्चे को बुखार आई तो ही पैरासीटामोल दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। और बाकी के स्टेप मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बता चुका हूँ। तो हमने आपको ट्रिगर्स के बारे में बताया है, उसी तरह ऑरा के बारे में हम आपको पिछले स्लाइड में बता चुके हैं। अगर आपके बच्चे को ऑरा जैसी कोई फीलिंग आती है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बच्चे को एक सेफ्टी प्लेस में लेके जाइए, उसको वहाँ सुला दीजिए, शांति से जोर जोर के सांस लेने को कीजिए। और इमरजेंसी ड्रग्स जैसे नाक में स्प्रे मारने का मेडिसिन जो इंट्रानेजल मिडाजोलम है वो आप रेडी रखिए। अगर हो सके तो डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। और अगर बच्चे को झटके नहीं आ रहे तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके भी वहाँ रुक सकते ताकि अगर झटका बड़ा आए तो डॉक्टर वहाँ के बच्चे को इमीडिएटली अटेंड कर सके। और ऑलवेज यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, ऑलवेज अपने डॉक्टर को ऑरा आ रहा है इसके बारे में अपने डॉक्टर को जानकारी दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन हम डॉक्टर लोग प्रॉपर चॉइस कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें देंगे तो। इपिलेप्सी के बारे में जो अफवाहें फैली हैं, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले इपिलेप्सी कॉन्टेजियस नहीं है, मतलब संसर्गजन्य नहीं है, एक की वजह से वो दूसरे को नहीं फैलता। दूसरी बात, इपिलेप्सी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर की भी चांसेस हैं, लेकिन पूरी तरह ये हेरिडिटी की वजह से होता है ऐसा नहीं है। और किसी को झटके आते हैं मतलब उसके अंदर भूत घुस जाता है, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत अफवाह है। तीसरी बात, ये जो झटके आते हैं ये किसी भी साधु, बुआ, हकीम इनसे ट्रीट नहीं हो सकता, इनसे ठीक नहीं हो सकता। झटकों के दौरान कई लोग सोचते हैं कि झटकों के दौरान टंग अंदर चली जाएगी, जो जीभ है बच्चे की वो अंदर गले में चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। झटकों का सिर्फ सर्जरी ट्रीटमेंट है ऐसा नहीं है। सर्जरी ट्रीटमेंट तभी है जब आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करे, और डॉक्टर तभी सजेस्ट करेगा जब सारी दवाइयों का कोर्स पूरा हो जाएगा और जब उसे लगेगा। सबसे आखिरी बात कि जिसे झटके आते हैं उसको रेस्ट्रिक्टेड लाइफ जीना है ये ज़रूरी नहीं। हाँ, थोड़े बहुत उसके ऊपर हम रेस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं या डॉक्टर आपको कह सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको रेस्ट्रिक्टेड लाइफ जीना है ऐसा नहीं है। वो दूसरे बच्चों की तरह ही खुल के जीवन जी सकता है। इपिलेप्सी के पेशेंट के लिए बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सब कुछ बराबर होना चाहिए। इन बच्चों को स्मॉलर क्वांटिटी में बहुत बार, दिन में से 3 या 4 बार खाना खिलाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ दिन में से 2 बार आपने पेट भर के खाना खिला दिया। इन बच्चों के लिए पैक फूड आइटम्स बिल्कुल पूरी तरह से बंद करवा दीजिए। पैक फूड आइटम्स मतलब कुरकुरे, चिप्स, ब्रेड, बिस्किट इत्यादि।
कीटोजेनिक डाइट जो है इन बच्चों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। कीटोजेनिक डाइट मतलब लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट। लो कार्बोहाइड्रेट के लिए आप इन बच्चों का ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट ये चीज़ें बंद करवा सकते हैं, और फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए घर का घी, बटर ये सारी चीज़ें आप इनको खाने में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इन शॉर्ट इपिलेप्सी, तो इपिलेप्सी के पेशेंट को बराबर उनके टाइम टू टाइम डॉक्टर्स को विजिट कीजिए। जो भी उन्होंने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हुई हैं, जो भी दवाइयों का आपका डोज है वो बराबर लीजिए। जो भी ट्रिगर्स हैं जो आपको डॉक्टर साहब ने पहले की कुछ स्लाइड्स में बताया है, जैसे बुखार या और कुछ भी, तो उनको उन ट्रिगर से इन बच्चों को बचाइए। बच्चों को अच्छे से खाना दीजिए, बच्चों को अच्छे से रेस्ट दीजिए, एक्सरसाइज करवाइए, योगा करवाइए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो भी मेथड्स हैं वो अपनाइए, और इन सब चीज़ों से आपको इपिलेप्सी कंट्रोल में आ जाएगा। इपिलेप्सी के अलावा कुछ हमारी और भी कुछ बुक्स हैं, जैसे हसत खेलत बाल विकास 2 से 6 साल के बच्चों के लिए, बाल संस्कार 6 साल के ऊपर के बच्चों के लिए, और एक सीडी भी है, चर्चा मम्मी पापा से। हमारे हॉस्पिटल में न्यूरो डेवलपमेंटल क्लिनिक चलाया जाता है। ये उन बच्चों के लिए है जैसे ADHD, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव सिंड्रोम, कुछ बच्चे मतिमंद हैं या कुछ बच्चे ज़्यादा चंचल हैं, उन बच्चों के लिए, या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, मतलब बिहेवियरल प्रॉब्लम और उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए हमारे क्लिनिक में न्यूरो डेवलपमेंटल क्लिनिक चलाया जाता है। तो हमारे हॉस्पिटल में इस तरह के एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए और दूसरे दिमागी तौर पे जो भी बीमारियां हैं उनके जो भी पेशेंट हैं उनके लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाया जाता है, और इस सेंटर में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम है। इस टीम में है डॉक्टर आशीष अग्रवाल न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर सुजाता चौहान फिजियोथेरेपिस्ट, और इसी तरह और भी कई डॉक्टर्स हैं जो इस रिहैबिलिटेशन सेंटर को पूरे अच्छी तरह से चला रहे हैं। अगर आपके पास आसपास आपके घर में ऐसे कोई पेशेंट हैं तो उन्हें ज़रूर इस सेंटर पर भेजिए। तो अंत में मैं कहना चाहूँगी थैंक यू, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे इस सीडी के द्वारा आपके यहाँ जो भी इपिलेप्सी के पेशेंट हैं उन लोगों को इस सीडी से जो भी जानकारी मिली है उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और बस मैं यही कह के आप लोगों से विदा चाहती हूँ। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।